नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि कोचिंग में। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में जनसंचार। जनसंचार के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है, उसमें हमारा पहला बिंदु होगा जनसंचार का अर्थ, दूसरा बिंदु होगा जनसंचार के माध्यम, तीसरा जो बिंदु होगा जनसंचार के तत्व। तो इन तीन बिंदुओं पर हमें चर्चा करेंगे या इन तीन बिंदुओं का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, जिसमें हमारा पहला बिंदु बनेगा जनसंचार। जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। कि जनसंचार किसे कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जनसंचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला जन और दूसरा संचार। तो जन का अर्थ क्या हो जाता है, व्यक्ति, और संचार जो शब्द है ये संस्कृत के चर धातु से बना हुआ है। हमारा संचार शब्द जो है ये संस्कृत के चर धातु से बना है, कि जिसका अर्थ होता है चलना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचना। कि जनसंचार किसे कहा जाता है, अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंचार किसे कहा जाता है, तो जनसंचार क्या होता है कि जब किसी सूचना को किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनसंचार कहलाती है। और ये जो संचार होता है ये किसी भी माध्यम से हो सकता है। कुछ जनसंचार के प्रचलित एग्जाम्पल हमने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें हमारा न्यूज़पेपर है, पत्रिकाएं हैं, ईमेल है, रेडियो है, टेप रिकॉर्ड है, टेलीविजन है, मोबाइल है और इंटरनेट है। तो इन्हीं माध्यमों को हमने क्या करना है, आगे चल के डिवाइड करना है कि कौन सा जो क्या है संचार माध्यम है, किस माध्यम के अंतर्गत हमें पढ़ना है। अब हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो रहेगा जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के माध्यम, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सामान्यतः हमारे पास जनसंचार के तीन माध्यम है, जिसमें हमारा पहला माध्यम हो जाएगा इसमें हमारा पहला माध्यम बनेगा मुद्रित माध्यम, यानी प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम। अब मुद्रित माध्यम में हमारे पास कौन कौन से संचार माध्यम आते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि मुद्रित माध्यम किसे कहा जाता है, कि जिसमें हम सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में करते हैं, उसे मुद्रित माध्यम कहा जाता है। तो मुद्रित माध्यम के एग्जाम्पल हमारे पास यहीं पे है कि न्यूज़पेपर और पत्रिका। कि मुद्रित माध्यम के अंतर्गत हम कौन कौन से जनसंचार के प्रचलित रूपों को देखेंगे, तो यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल आएंगे मुद्रित माध्यम के, हमारे दो एग्जाम्पल निकल के आ जाएंगे यहाँ से बाहर। एक आ जाएगा न्यूज़पेपर और दूसरा पत्रिका, यानी पत्र, पत्रिकाएं और अखबार, पत्र, पत्रिकाएं और अखबार। क्या भी हमने देखा कि मुद्रित माध्यम किसे कहा जाता है, कि जिसमें हम क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुद्रित माध्यम कहते हैं। मुद्रित माध्यम के हमने क्या देखे, एग्जाम्पल देखे, जिसमें हमारे पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती है और अखबार आते हैं। इसके बाद अध्ययन करेंगे हम जनसंचार के दूसरे माध्यम, जिसे कहा जाता है श्रव्य माध्यम। जिसे क्या कहा जाता है, श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम के अंतर्गत हम जनसंचार के उन प्रचलित रूपों को रखते हैं कि जिनसे हमें क्या होता है, केवल सुनाई देता है, यानी जिनसे हमें दिखाई नहीं देता। कि श्रव्य माध्यम किसे कहा जाता है, कि जिनको केवल सुना जा सकता है। जैसे इसके अंतर्गत हम रेडियो और
टेप रिकॉर्डर को रखते हैं। कि श्रव्य माध्यम के अंतर्गत जो हमारे पास क्या होते हैं, श्रव्य माध्यम के क्या होते हैं, प्रचलित रूप है कौन कौन से, रेडियो और टेप रिकॉर्डर। इसके श्रव्य दृश्य माध्यम, सबसे पहले कि श्रव्य दृश्य माध्यम किसे कहा जाता है, तो श्रव्य दृश्य माध्यम उन माध्यमों को कहा जाता है कि जिनमें दिखाई देता है और सुनाई भी देता है, अर्थात जिसमें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उन्हें सुन भी सकते हैं। कि जैसे इसमें जो हम श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत हम टेलीविजन और सिनेमा, टेलीविजन और सिनेमा को रखते हैं। टेलीविजन और सिनेमा दो संचार माध्यम इसके अंतर्गत आते हैं। सिनेमा, तो एक चीज क्लियर हो गई हमारी कि जनसंचार के कितने माध्यम होते हैं। तो संचार के हमारे पास तीन माध्यम होते हैं। मुद्रित माध्यम, मुद्रित माध्यम यानी कि जब क्या किया जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में किया जाता है, तो क्या कहलाता है, हमारा मुद्रित माध्यम कहलाता है। तो इसमें हमारे पत्र, पत्रिकाएं और अखबार आ जाते हैं। दूसरा जो इसका माध्यम था जनसंचार का, श्रव्य माध्यम के अंतर्गत रेडियो और टेप रिकॉर्डर को रखा जाता है। और तीसरा जो हमारा माध्यम है श्रव्य दृश्य माध्यम, इसके अंतर्गत वे माध्यम आते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम टेलीविजन और सिनेमा को रखते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास वर्तमान में दो अन्य प्रचलित माध्यम भी विद्यमान है, जिसमें जो पहला माध्यम बनेगा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आधुनिक दृश्य माध्यम, आधुनिक दृश्य माध्यम, ईमेल। कि ईमेल, इसके अतिरिक्त हमारे पास एक जनसंचार का एक और माध्यम है जिसे हम मुद्रित दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रित दृश्य श्रव्य माध्यम। तो इसमें हमारे पास मोबाइल और इंटरनेट उपस्थित। मुद्रित दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत हम वर्तमान में जिन प्रचलित रूपों को रख सकते हैं, वो एक हमारा मोबाइल आता है और दूसरा इंटरनेट आ जाता है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सभी लोग अंडरलाइन कर लें। ये एक या दो बार पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कि हमसे अभी पूछा गया था उत्तराखंड में कि हमारे एक एग्जाम होता फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें पूछा गया था कि ईमेल किस प्रकार का संचार माध्यम है। तो ईमेल हमारा आधुनिक दृश्य श्रव्य माध्यम है। इसी प्रकार मोबाइल और इंटरनेट, तो मोबाइल और इंटरनेट तीनों रूपों से मिलकर बनता है। मुद्रित इधर से आ जाता है, श्रव्य इधर से आ जाता है और दृश्य इधर से आ जाता है। तो तीनों का क्या बनता है, संयुक्त रूप कहलाता है। तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि संचार के कितने माध्यम होते हैं। तो सामान्यतः हमारे पास तीन माध्यम है, मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम और श्रव्य दृश्य माध्यम, या दृश्य श्रव्य माध्यम भी बोला जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो आधुनिक में दो नए प्रचलित माध्यम है, उसमें ईमेल, मोबाइल और इंटरनेट। ईमेल को हम आधुनिक दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत रख सकते हैं और मोबाइल और इंटरनेट को मुद्रित दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत रख सकते हैं। इसी में हमने जो पहला लिया था मुद्रित दृश्य श्रव्य माध्यम में, एक तो न्यूज़पेपर लिया था और दूसरा पत्रिकाएं लिया था। इसके अतिरिक्त हमने श्रव्य माध्यम के अंतर्गत यहाँ से रेडियो और टेप रिकॉर्ड को लिया है। कि रेडियो और टेप रिकॉर्ड मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारा रेडियो है और ये हमारा टेप रिकॉर्ड है। तो इनको केवल क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है, इसलिए किस माध्यम के अंतर्गत आ जाते हैं, श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा जो हमारा माध्यम था श्रव्य दृश्य माध्यम या दृश्य श्रव्य माध्यम, कि जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल मीडियम। जबकि मुद्रित माध्यम हमारा प्रिंट मीडिया कहलाता है और श्रव्य माध्यम हमारा ऑडियो मीडियम कहलाता है। और लास्ट में कि हम बात कर रहे थे श्रव्य दृश्य माध्यम यानी ऑडियो विजुअल मीडियम। तो इसके अंतर्गत हमने टीवी और सिनेमा को ले रखा है कि टीवी में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं।
इसके मुद्रित दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत हमने मोबाइल और ईमेल और इंटरनेट को रखा हुआ है। ईमेल ऊपर हमारा, इंटरनेट किया। तो ये संचार के माध्यम सभी का क्लियर हो गया होगा। पीछे लास्ट कौन सा? ठीक है, कि संचार के कितने माध्यम है हमारे पास? 3, मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम। इसके अतिरिक्त 2 नए माध्यम है, आधुनिक दृश्य माध्यम और मुद्रित दृश्य माध्यम। टॉपिक था जनसंचार, कि जनसंचार के अंतर्गत हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली। तो एक तो हमने पढ़ लिया कि जनसंचार किसे कहा जाता है, और दूसरा जनसंचार के कितने माध्यम है। तो जनसंचार के माध्यम हमारे पास जो सामान्यतः वो 3 माने जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 भी जनसंचार के माध्यम ही है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है कि जनसंचार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 3 ही टिक करना है, क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम एनसीईआरटी मानते हो कितने मानते हैं जनसंचार के माध्यम? 3 ही मानती है। और यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो सीधा डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा, कि एग्जामिनर आपसे सीधा इधर पूछ लेगा कि ईमेल किस प्रकार का संचार माध्यम है और मोबाइल किस प्रकार का संचार माध्यम है। अब तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जनसंचार के तत्व। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जनसंचार के तत्व, यानी हमें संचार करना है तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें होती है कि जिनके बिना हम संचार नहीं कर सकते, और वही चीजें क्या कहलाती है? जनसंचार के तत्व, यानी जिनके बिना संचार पूरा नहीं हो सकता। तो देखते हैं जनसंचार के तत्व। ये ले लिया मैंने आपके लिए जनसंचार के तत्व, और यही हम इस डायग्राम में समझने का प्रयास करते हैं कि ये महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से, कि इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमने क्या कर रखा है कि जनसंचार के तत्वों को एक डायग्राम में क्या कर रखा है? प्रदर्शित कर रखा है। संचार के तत्वों के अंतर्गत हमारे जो महत्वपूर्ण क्या है? तत्व है, वो कौन कौन से? एक तो सेंडर है, रिसीवर है, डिकोडिंग है, कोडिंग है, आवृत्ति है, माध्यम है, फीडबैक है और नॉइज है। तो ये क्या है? जनसंचार के महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसमें से पहला जो पॉइंट है जनसंचार, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जनसंचार 2 व्यक्तियों के बीच होगा, इसलिए हमने क्या कर रखा है? डायग्राम में 2 व्यक्ति दिखा रखे हैं। पहला देखो कि सबसे पहले बात करते हैं मैसेज की। मैसेज पहला जो बिंदु होगा यहाँ से कौन सा होगा? हमारा मैसेज कि मैसेज। अभी देखो मैसेज भेजा किसके द्वारा जा रहा है? सेंडर के द्वारा। ये स्पष्ट देख पा रहे हो आप कि ये जो मैसेज है ये कौन भेज रहा है? सेंडर। और प्राप्त किसको भेज रहा है? रिसीवर। कि इसमें तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कौन है कि मैसेज भेजने वाला क्या कहलाता है? सेंडर। और जिसको भेजा जा रहा है, जो प्राप्त कर रहा है, वो क्या कहलाता है? रिसीवर। तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि मैसेज भेजने वाले को क्या कहा जाता है? सेंडर कहा जाता है, और प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? रिसीवर कहा जाता है। अब कि जो सेंडर होता है हमारा, इसने जो मैसेज भेजा, अगर हमसे पूछता है कि किस प्रक्रिया के तहत इसने मैसेज भेजा, तो इनकोडिंग करके सेंडर द्वारा क्या किया जाता है? मैसेज भेजा जाता है। तो क्लियर हो गई कि सेंडर किस प्रक्रिया के तहत मैसेज भेजता है? तो सेंडर इनकोडिंग करके क्या करता है? मैसेज भेजता है। जबकि रिसीवर उसे किस प्रक्रिया के तहत समझता है? तो डिकोडिंग करके समझता है। ये क्लियर हो गया सभी का कि मैसेज भेजने वाला सेंडर और प्राप्त करने वाला रिसीवर। और सेंडर द्वारा जो मैसेज भेजा गया था वो किस प्रक्रिया के तहत भेजा गया था? तो इनकोडिंग करके वो मैसेज भेजा गया। कि अगर हमसे क्वेश्चन बनता है कि सेंडर द्वारा किस प्रक्रिया के तहत मैसेज भेजा जाता है, तो किस प्रक्रिया के तहत मैसेज भेजा जाता है? तो इनकोडिंग करके भेजा जाता है। और अगर पूछता है कि रिसीवर किस माध्यम से उसे समझता है, तो रिसीवर डिकोडिंग करके उसे समझता है। क्लियर हो गया कि इसने मैसेज भेजा और रिसीवर तक पहुंचा और रिसीवर ने उसको समझा। अब ये ध्यान रखना होता है हमें कि ये जो मैसेज भेजा था ये किस माध्यम से गया, या श्रव्य संदेश है या दृश्य संदेश है। अगर ये श्रव्य संदेश होगा तो ये अलग तरंगों के द्वारा पहुंचेगा, और ये दृश्य संदेश होगा तो अलग तरंगों के द्वारा पहुंचेगा। तो हम देखते हैं इसको माध्यम। क्लियर हो गया? माध्यम। तो माध्यम क्या होता है कि माध्यम में 2 माध्यम होते हैं हमारे पास। एक होता है श्रव्य माध्यम और दूसरा दृश्य माध्यम। श्रव्य संदेश किस माध्यम से पहुंचते हैं? तो श्रव्य संदेश ध्वनि तरंगों के माध्यम से पहुंचते हैं। जबकि हमारे जो दृश्य संदेश होते हैं ये प्रकाश तरंगों की सहायता से पहुंचते हैं।
प्रकाश तरंगों की सहायता से। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा पूरा हो गया कि हमने क्या देखा कि सेंडर ने जो क्या किया था, रिसीवर को इनकोडिंग करके मैसेज भेजा, तो रिसीवर ने उसको किस प्रक्रिया के तहत समझा, डिकोडिंग करके समझा। और ये सेंडर द्वारा जो मैसेज भेजा गया था, अगर ये श्रव्य माध्यम कि अगर ये क्या था, श्रव्य संदेश था, तो ये किस माध्यम से पहुंचा होगा, कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से पहुंचा होगा। और अगर ये दृश्य संदेश था तो ये प्रकाश तरंगों के माध्यम से पहुंचा होगा। तो एक चीज क्लियर हो गई कि यानी अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रव्य संदेश किस माध्यम से रिसीवर तक पहुंचते हैं, तो श्रव्य संदेश हमारे ध्वनि तरंगों की सहायता से रिसीवर तक पहुंचते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दृश्य संदेश किस माध्यम से रिसीवर तक पहुंचते हैं, तो दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के माध्यम से क्या होते हैं, रिसीवर तक पहुंचते हैं। तो माध्यम भी हमारा पूरा हो गया। अब कि जनसंचार का हमारा जो अगला महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या हो जाता है, आवृत्ति, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दूरी होती है। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है, यानी जो हमारे तरंग क्या होती है, चाहे वो श्रव्य माध्यम है या दृश्य माध्यम है, इनकी क्या होती है, एक सीमित दूरी होती है, और वही क्या कहलाती है, आवृत्ति। कि हमारे ये जो माध्यम है कितनी दूरी तक क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, यानी इनकी एक क्या होती है, रेंज निर्धारित कर दी जाती है। और जो भी लोग क्या होंगे गांव से बिलोंग करते हैं, कि जितने भी बच्चे यहाँ पे गांव से बिलोंग करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि रेंज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि गांव में क्या होता है, नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो वही उनको क्लियर पता होता है कि कई बार बच्चे बोलते भी हैं कि हमारे यहाँ क्या कर दी, रेंज कम कर दी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी। अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाएगी तो उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, नेटवर्क आना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी आवृत्ति क्या होती है, दूरी, कि आवृत्ति क्या होती है, दूरी होती है। और अगर ये दूरी क्या होती है, कम या ज्यादा कर दी जाए तो वहां क्या होता है, संचार माध्यमों में गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है। तो आवृत्ति, तो अगर देखें कि अगर जो क्या था, श्रव्य माध्यम था, जिसके अंतर्गत हम कौन सा रूप पढ़ते हैं, रेडियो। तो अगर हमसे एग्जाम में बनता है कि रेडियो की जो क्या होती है, आवृत्ति होती है, कि रेडियो की जो आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी होती है, कि रेडियो की जो क्या होती है, आवृत्ति होती है, वो कितनी होती है, तो रेडियो की आवृत्ति हो जाती है हमारी 87.7 से 108 मेगा हर्ट्ज क्लियर हो गया कि अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रेडियो आवृत्ति की रेंज कितनी होती है, यानी कि रेडियो आवृत्ति की जो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितनी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 87.7 से और 108 तक क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसी प्रकार हमसे पूछा जाएगा कि टेलीविजन चैनलों की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो अगर हमसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि टेलीविजन चैनलों की आवृत्ति कितनी होती है, तो हमारी जो टेलीविजन चैनलों की आवृत्ति है ये हो जाती है 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। और ये जो रेंज होती है टेलीविजन के, किसमें होती है, VHI में ये क्या होती है, VHF, सॉरी, ये जो आवृत्ति होती है टेलीविजनों की किसमें होती है, VHF, यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में जो टेलीविजन चैनलों की रेंज होती है वो 300 से वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में टेलीविजन चैनलों की जो क्या होती है, आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी होती है, वो 30 से 300 होती है, यानी 30 से 300 मेगा हर्ट्ज होती है। जबकि रेडियो की जो क्या थी, आवृत्ति थी यानी फ्रीक्वेंसी थी, वो 87.7 से और 108 मेगा हर्ट्ज तक होती है। कि जनसंचार का जो हमारा अगला तत्व था आवृत्ति, ये भी पूरा हो गया। कि इसमें हमने क्या देखा कि इसमें जनसंचार में हमने कई चीजें देखी कि पहला सेंडर, फिर रिसीवर, फिर डिकोडिंग, फिर कोडिंग और फिर माध्यम, और माध्यम के बाद आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है, रेडियो की अलग होती है और टेलीविजनों की अलग होती है। तो ये आपको याद रखना है कि कई बार अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि टेलीविजन चैनल, कि कई बार अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि टेलीविजन चैनलों की आवृत्ति कितनी होती है, तो वहां पे ऑप्शन होगा VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में 30 to 300 मेगा हर्ट्ज। तो ये आवृत्ति हमारा पूरा हो गया। अब बात करते हैं
फीडबैक। अगला जो पॉइंट बनेगा हमारा वो क्या कहलाएगा? फीडबैक। जनसंचार का अगला तत्व है हमारे पास फीडबैक। कि फीडबैक किसे कहा जाता है? तो फीडबैक कि तुमने देखा कि सेंडर ने इनकोडिंग करके रिसीवर को मैसेज भेजा और रिसीवर ने उसे डिकोडिंग करके समझा। इतना क्लियर कि उसको समझ लिया। अब वो क्या करेगा कि अपना कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो देगा, क्योंकि अगर मैसेज भेजा जाता है तो उसका रिस्पॉन्स आता है। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? फीडबैक कहलाती है। अर्थात फीडबैक किसे कहा जाता है? कि संदेश प्राप्त के बाद संदेश प्राप्त के संदेश प्राप्त के बाद प्राप्त कर्ता की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फीडबैक कहलाती है। तो इतना सबका क्लियर हो गया। और लास्ट तत्व है इसका जनसंचार का, जो लास्ट तत्व बचा है हमारे पास वो कौन सा है? नॉइस, जिसे हम बोलते हैं शोर। जो क्या कहलाता है? शोर कहलाता है। तो शोर का अर्थ क्या होता है? कि संचार की भाषा में शोर किसे कहा जाता है? कि यानी अगर तुम क्या कर रहे थे? संचार कर रहे थे और इस प्रक्रिया में कोई बाधा आई तो वही बाधा क्या कहलाएगी? शोर कहलाती है। यानी संचार की प्रक्रिया में उत्पन्न बाधा को क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। तो आज हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की थी? कि आज का जो हमारा टॉपिक था, जनसंचार। पहली चीज हमने क्या पढ़ी? जनसंचार। तो जनसंचार किसे कहा जाता है? कि जनसंचार में क्या होता है? कि जब एक व्यक्ति किसी भी सूचना को किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है तो क्या कहलाता है? हमारा जनसंचार कहलाता है। दूसरा जो हमने यहां से महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ा वो क्या कहलाता है? संचार के माध्यम। तो जनरली सामान्यतः हमारे पास जनसंचार के 3 माध्यम होते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त हमने आधुनिक दृश्य माध्यम देखा और मुद्रित दृश्य श्रव्य माध्यम भी देखा। और लास्ट जनसंचार के तत्व। अगर हमसे एग्जाम में जनसंचार के तत्वों से कभी भी कोई प्रश्न बनेगा तो मैं आशा करता हूं कि आप उसको कभी गलत नहीं करेंगे।